नमस्कार। आज वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो दिन ब दिन हर एज ग्रुप में देखी जा सकती है। इसके प्रकार भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस नाम को सुनते ही हर किसी की रूह कांप जाती है। क्या है कैंसर, क्यों होता है कैंसर और क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से ये कैंसर, इसी पर आज बात करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को और हमारे परिवार या हमारे जो अपने हैं उन्हें इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर सुशील मानधनिया, जिनका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हर पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को एक कहीं ना कहीं विश्वास जागृत हो जाता है। क्यों है ये विश्वास, ये तो हम बातचीत करने पर पता करेंगे ही। साथ ही साथ बता दूं कि डॉक्टर सुशील मानधनिया जी, जो कि है सीनियर मोस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नागपुर से, और एक गर्व की बात है कि ही इज द ओनली पर्सन टू बी ट्रेन्ड फ्रॉम एम्स। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। और बहुत विश्वास है, सिर्फ नागपुर नहीं बल्कि पूरे विदर्भ महाराष्ट्र से लोगों का, पेशेंट्स का, उनके फैमिलीज का आपके ऊपर। जहां बात आती है कैंसर की, एक अलग ही टेंशन हो जाती है पेशेंट और उसकी फैमिली में। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि हम तो जान रहे हैं कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में और खासकर भारत की अगर बात करें तो कैसा सिचुएशन है फिलहाल? सबसे पहले वर्ल्ड कैंसर डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वर्ल्ड कैंसर डे, मुझे इसका उद्देश्य यही है कि हम कैंसर के बारे में जानकारियाँ, जो भी अवेयरनेस की जानकारी वो पता कर सके, उसके बारे में जो मिथ्स है, डर है, फियर है, उसको हम दूर करें और कैंसर की बीमारी को कैसे लड़ सके, कैसे प्रिवेंशन कर सके और इसकी रोकथाम में हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ऐसा देखा जाए तो ये साल भर ही होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब रही बात वर्ल्ड में कैंसर की स्थिति और महाराष्ट्र, इंडिया में कैंसर की स्थिति, इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। नंबर्स में, पैटर्न में और डेथ्स में, दो तीनों चीज़ें बहुत अलग है इसमें। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अब हम अगर वेस्टर्न डेटा पकड़ते हैं, वेस्टर्न का मतलब होता है कि जैसे यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ अगर मोस्ट कॉमन कैंसर देखते हैं तो ये है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में। और मेल में, जैसे पुरुषों में सबसे कॉमन वहाँ का जो मैलिग्नेंसी देखने मिलती है या तो लंग कैंसर या तो प्रोस्टेट कैंसर, ऐसा दोनों में मिक्स है इसमें। पर अगर एग्जैक्टली हम अगर इंडिया में देखते हैं, भारत में देखते हैं हमारे, तो हमारे यहाँ पे फीमेल्स का जो मोस्ट कॉमन कैंसर देहात में है वो है सर्वाइकल, बच्चेदानी के मुख का कैंसर। और अर्बन पॉपुलेशन जैसे बड़े शहरों में है वो ब्रेस्ट कैंसर। पर पुरुषों में जो मेन कॉमन कैंसर देखने मिलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस, मुझे सबसे ज़्यादा पैटर्न है वो है ओरल कैंसर, मुख के कैंसर। ठीक है, तो ये हमारे डेमोग्राफिक डेटा और हमारे खान पान, उसके हिसाब से भी पैटर्न डिपेंड करते हैं। क्योंकि कैसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में तंबाकू का सेवन ये स्मोकिंग के फॉर्म में होता है, समझ रहे। हमारे यहाँ पे चूइंग के फॉर्म में होता है, मुझे पान, गुटखा, खैनी, उसमें तंबाकू का मिश्रण होकर होता है। तो ठीक है, तो ये जो खर्रे वर्रे जो है, ये आपको कि यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेंगे, पर आपको अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज में इसका सबसे ज़्यादा चलन है। इसलिए यहाँ पे मुख के कैंसर बहुत कॉमन है। अब अगर हम डेथ रेट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे अब अगर इंडिया में देखिए, जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं, तो हर साल अंदाजन 12 से 15 लाख नए कैंसर के मरीज होते हैं, नए। और ये भी जो डेटा है ये मुझे लगता है कि अधूरा है क्योंकि हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना। और अगर हम कैंसर रजिस्ट्री देखें, डेटा देखें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं गढ़चिरौली जाता हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है कैंसर की। कितने डिस्ट्रिक्ट से, कितने विलेजेस है जहाँ पे कैंसर के मरीज डायग्नोस ही नहीं हो पाते, जिसके कारण वो नेशनल ग्रिड के डेटा में नहीं आते तो इसका मतलब है कि
समझो वो कैंसर थे और पता ही नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि वो हमारे डेटा में आ ही नहीं रहे। तो हो सकता है कि हमारा एक 10 लाख की जो 12 लाख की जो संख्या बता रहे कैंसर की, हो सकता है वो 15 से 18 लाख के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि ये जो अपूरे लोग हैं जिनके डायग्नोसिस हो के और रजिस्ट्रेशन में नहीं आ रहे, तो ये भी ऐसे बहुत बहुत बड़ी संख्या में मरीज ऐसे जिनका डायग्नोसिस हो रहा है, जिसका डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है, जो बड़े हॉस्पिटल में जा ही नहीं पा रहे, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो समस्या डेफिनेटली बहुत बड़ी है, पहली चीज़। अब उससे भी ज़्यादा ख़राब बात है कि हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। जनरली आज की स्थिति में देखें तो पोजीशन 30 से 40 लाख कैंसर के मरीज एट ए टाइम है इंडिया में, ठीक है, जो रजिस्टर्ड मतलब जो है एक्सिस्टेंस में है, विद इंक्लूड्स ओल्ड एज वेल एज न्यू, ठीक है। okay. पर हमारे जो डेथ रेट है अप्रोक्सीमेटली वो है 4 से 5 लाख के आसपास का डेथ रेट्स पर ईयर। दैट टू अगेन इट इज़ ए लो फिगर। अब अगर ये डिपेंड करता है कि अब टाइप क्या है। जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर हम देखते हैं तो 1,80,000 के आसपास न्यू मरीज है ब्रेस्ट कैंसर के, पर नियरली 60% के आसपास डेथ रेट्स है इसमें, जो 1 साल भी नहीं निकाल पाते। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में देखने मिलता है, दे आर कमिंग इन एडवांस स्टेजेस। हमारे यहाँ पे जो स्टेज एडवांस लेवल पे आते हैं। सेकेंडली दे आर यंगर पेशेंट्स, म्हणजे हमारे पेशेंट की उम्र कम होती है, तो ये यंगर पेशेंट के जो कैंसर होते हैं इसकी उग्रता थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर जो पैटर्न होते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप 60 की स्पीड में भी ड्राइव कर सकते हो, मैं 100 की स्पीड में भी कर सकता हूँ ना। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर का, नॉट गाड़ी का। तो डैट ड्राइविंग म्यूटेशन जो कैंसर के है, ड्राइविंग कैंसर के जो म्यूटेशन है, दे आर वेरी एग्रेसिव इन दी यंगर पेशेंट्स। ट्रिपल निगेटिव कैंसर है, HER2 पॉजिटिव कैंसर है, ये कैंसर्स बहुत उग्र रहते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई द डेथ रेट्स आर ऑन द हायर साइड। तीसरा जो हमारे देश में जो देखने मिलता है, जो बाहर नहीं मिलता है, इग्नोरेंस अबाउट दी ट्रीटमेंट। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि डर भी रहता और उसके बारे में इग्नोरेंस भी रहता। डर का क्या है कि भाई बायोप्सी नहीं करना, बायोप्सी करने से कैंसर को छेड़ना होएगा, कैंसर फैल जाएगा, कैंसर को औजार नहीं लगाना। इस कारण से भी मैंने देखा है कि पेशेंट्स इन्वेस्टिगेट नहीं करते, डायग्नोसिस लेट होता है इसमें। कई बार ऐसा होता है कि जब डायग्नोसिस हो जाता है, हम बताते कि भाई ऑपरेशन करना है, तो फिर पेशेंट जब घर जाते तब आजू बाजू के सब जो महाविद्यान ज्ञानी लोग हैं वो जागरूक हो जाते हैं इसमें, जो कि एक्सपर्ट है कैंसर के, डॉक्टर को छोड़ के सब एक्सपर्ट बन जाते। तू ये कर ले, तू ये जड़ी बूटी खा ले, ये काढ़ा पी ले, हाँ ये नुस्खे चालू हो जाते, फिर ये आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब चालू हो जाता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट इन दिस टाइप ऑफ पैथीज। ये दैट इज़ फॉर क्लियर, दिस इज़ टू बी वेरी क्लियर मैसेज हैज़ टू बी गिवन टू द पब्लिक। क्योंकि लोग इसके कारण क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं, उसके कारण बीमारी बढ़ जाती है, दोबारा वो आते हैं हमारे पास पर ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। पर ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो डर है, बायोप्सी के बारे में डर है, सर्जरी के बारे में डर है, कीमोथेरेपी के बारे में डर है, और उसी डर को एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी न किसी माध्यम से बाहर में। पर इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वी आर लूजिंग दी यंग पेशेंट्स। हमारे डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे जो एक इंसान की जो जान की कीमत है वो हो नहीं पा रही है इसमें, बिकॉज दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो कि डेफिनेटली हम बचा सकते थे, जिनको अच्छी लाइफ दे सकते थे। तो आज का जो एपिसोड है, जो इसका माध्यम ये रहना चाहिए, सोच ये रहनी चाहिए कि हमें कैंसर के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियाँ है, उसको दूर करें। उसमें क्या नया हो सकता है, क्या बेटर है, कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट को बेटर कर सके, कैसे लाइफ को बचा सके, क्या प्रिवेंशन ले सके, इसके बारे में भी हमें जी बिल्कुल सर, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और अभी जो आपने जानकारी दी है ना, उसमें भी इतने सवाल हैं, धीरे धीरे करके मैं एक एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी और हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन उसमें भी एक और चीज जो हमने ऑब्जर्व की है एज अ कॉमन मैन, कि पिछले कुछ सालों में, समझिए 5-7 सालों में, बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर निजात हो रहे हैं। और पहले ऐसा होता था कि गिनती के कुछ प्रकार थे, अब अनेक प्रकार के कैंसर हैं। और पहले कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप में पाया जाता था कैंसर, अब तो मतलब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हर एज ग्रुप में कैंसर है। सर क्या कहेंगे आप, क्यों इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है कैंसर? पहले तो आपके जो प्रश्न के क्वेश्चन है ना, जैसे आपकी अदालत वैसा यूसीएन की अदालत है ये, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर के अलग अलग प्रकार नहीं मिल रहे हैं। कैंसर ये पहले भी थे, ठीक है, बच्चों में भी पहले से कैंसर थे। ऐसा नहीं कि ब्लड कैंसर या लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, सार्कोमा, ये बच्चों में पहले भी थे। हो सकता कि शायद इतना अवेयरनेस नहीं था, हमको इतना मीडिया नहीं था, इतने सोशल मीडिया पे हमको देखने नहीं मिलते थे। तो क्या होता था
कि पता कैसे चलता था, कैसे पता, हाँ मेरे बुआ के काका के लड़के को एक कैंसर हुआ था, उसको बोन ट्यूमर था, वो मर गया, तब पता चलता है कि हाँ भाई छोटे बच्चे में भी होता था। पर आज की पोजीशन में तो आप सोशल मीडिया में इतने मैसेजेस आते हैं कि इसको ब्लड कैंसर हो गया, इसको डोनेशन की ज़रूरत है, इसको ये हो गया, इसको उसकी ज़रूरत है। तो धीरे धीरे उसके बारे में अवेयरनेस की ज़्यादा हमको वो बोम्बार्डमेंट हो रहा है मैसेजेस का, जिसमें कि हमको पता चलने लगा है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, गले का कैंसर भी होता है, स्टमक के भी होता है, आंत का भी कैंसर होता है, प्रोस्टेट का भी होता है। ये पहले भी होता ही था, डेफिनेटली होता था, पर हमारे को पता नहीं था, हो सकता डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। तो डेफिनेटली कैंसर के बारे में जागरूकता तो डेफिनेटली बढ़ी है, कोई इसमें कोई दो मत ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो जागरूकता के साथ में हमें ट्रीटमेंट को भी उनके दरवाजे तक लाना है, या फिर पेशेंट को भी ट्रीटमेंट के अवसर प्रदान करने बहुत ज़रूरी है इसमें। क्योंकि डायग्नोसिस करना तो ठीक है, एक बार का हो गया, अब आगे क्या, समझ रहे। मैं जैसे गढ़चिरौली में जाता हूँ, मैंने डायग्नोसिस कर लिया ओरल कैंसर का, मैं करूँ क्या आगे अब इसका? अब मैं कैसे उसका ऑपरेशन करवा सकूँ, कैसे इसको मैं ट्रीटमेंट दे सकूँ? ये इनको अगर नागपुर आने को बोलते तो असंभव है उनके लिए आना, तो हाउ कैन वी हेल्प देम? तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी ट्रिकी है। तो अभी इस पे हमको सॉल्यूशन लाने ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और रही बात आपकी कैंसर के बढ़ रहे हैं, कैंसर एक था, कैंसर के टाइप बढ़ रहे हैं, टाइप तो डेफिनेटली बढ़ रहे, पर वो पहले भी थे, हाँ, पर कैंसर बढ़ रहा है 100%, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मेरे एम्स टाटा और अभी का एक्सपीरियंस देखूँ तो नियरली 17-18 साल हो गए मुझे कैंसर में, जो कि मैं कैंसर के मरीजों के बीच में हूँ, कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर पिछले 4-5 सालों में जो मैंने चेंजेस देखे ना, वो बहुत डरावने हैं, इट्स वेरी फ्राइटनिंग। और उसमें ऐसा मुझे लगने लगा कि अब इससे कोई अछूता नहीं है मुझे, इवन आई एम नॉट इम्यून फॉर दिस, राइट। मैं ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कैंसर का डॉक्टर है, इसको तो होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो कि सभी को मिल रहे हैं। अब देखो ऐसा नया क्या हुआ है, इतने सालों में नया क्या हुआ कि इतने कैंसर्स बढ़ रहे। मैंने जो देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास कहीं ना कहीं वी आर रॉन्ग इन आवर फूड, हमारे खाने में कहीं तो बहुत गलत हो रहे। पहले देखोगे कि इतने पेस्टिसाइड्स, इतना फवारनी पहले नहीं होता था, इतना ट्रिमेंडस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ये जो सब्जियों में, फलों पे, धानों पे हो रहा है, इसका असर क्यों हो रहा है? इसका तुम खा रहे हो ना इसको, तो ये तुम्हारे सिस्टम पे जाके डीएनए लेवल पे डैमेज कर रहा है, जो कि ऑन्कोजेनिक मुझे म्यूटेशंस बन रहे हैं उससे कारण। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द मेजर कारण है। सेकंड इज़ द अडल्ट्रेशन। आप देखोगे कि पनीर खाओ, वो भी डुप्लीकेट मिल रहा है आपको, दूध में देखो तो यूरिया मिला के मिल रहा है, मिठाइयाँ खरीद लो आप तो उसमें पुटी, दीवार में जो पुटी लगती है ना, वो दीवार की पुटी उस मिठाई में होती है। सो एडल्ट्रेशन हैज़ बिकम मेजर प्रॉब्लम। थर्डली यू कैन सी कि ये जो सब्जियां लेते हैं, आप देखो कितने वीडियोस देखने मिलेगा आपको, जो सब्जियां बिकती है बाजार में, उसको अब लोगों को सुंदर चाहिए, तो उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं, कलर्स, केमिकल कलर्स होते हैं, जिसमें सब्जियों को डाल के, निकाल के, सुखा के बेची जाती है। तो ये कलर्स जो है बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो ये ऐसे कंटिन्यूसली हम इसको खा रहे हैं, रेगुलरली हमारे को कहीं ना कहीं बाहर में, अब जैसे पान ठेले पे खा रहे हो, सब्जियों होटल्स में खा रहे हो, वो क्या यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसे ही सब चीज़ें यूज़ में आ रही है, और ये ऐसे आप बच ही नहीं सकते हो। तो यहाँ भी गलती डेफिनेटली बहुत बड़ी हो रही है, इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और बात जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे अभी मैंने कहा कि कैंसर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, साथ ही साथ उसका जो ट्रीटमेंट है उसके भी अलग अलग तरीके निजात हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स भी इतनी आ रही है। तो मुझे पूछना ही है कि जब इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ, तो फिर डेथ रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए कैसा है, ट्रीटमेंट एक पार्ट है उसका। कैंसर का जो इलाज है, ये बहुत बड़ा होलिस्टिक अप्रोच रहता है इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने करती है। मेरे पास बहुत ही सुंदर वेपन है, पर मेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि मेरे को कहाँ उसको चलाना है, किस पे करना है, और उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है। एग्जैक्टली सेम कैंसर में कैसा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैंसर की क्या है, जो तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकती है, ज़िंदगी ले सकती है, वो है कैंसर का स्टेज। अगर आप बोलोगे एक मेजर फैक्टर बताओ जो तुम्हारी कैंसर की ट्रीटमेंट को चेंज कर सकता है, तुम्हारी लाइफ को बढ़ा सकता है, क्योर कर सकता है, नहीं कर सकता, दैट इज स्टेज। अगर आप स्टेज 1 का कैंसर देख रहे हो तो द क्योर रेट्स आर नियरली 100%, पर वही बीमारी का स्टेज 4 में आती तो नियरली 10% भी नहीं रह जाता बहुत सारी कैंसर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे स्टेज। तो तुम्हारा ये हथियार तो तभी यूज़ में आएंगे ना जब तुम्हारे पास अर्ली बीमारी मिल रही है। हाँ।
अब ये जो एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं ये सभी चीज़ों में आए हैं, जैसे सर्जरी में भी एडवांसेस आए हैं, रेडिएशन में जो बहुत अच्छे एडवांस है, और कीमोथेरेपी तो अनबिलीवेबल एडवांसेस आ गया। तो कीमोथेरेपी आजकल कीमोथेरेपी रहा ही नहीं है। इनफैक्ट कीमोथेरेपी में अब कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपीज़ है, मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी के हिसाब से टारगेट बेस्ड ट्रीटमेंट है। जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें पहले कैसा था कि बस ऑपरेशन कर दो, कीमो दे दो। अब ऐसा नहीं होता है। अब आपके पहले देखा जाता है कि ब्रेस्ट की बायोप्सी की जाती है, उसमें देखते हैं कि भाई आपके रिसेप्टर्स कौन से पॉजिटिव है। अगर आपका ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है तो उसमें आजकल ऐसे मेडिसिन है जिससे हम सर्जरी से पहले देते हैं। तो नियरली हमारे पास हमने पिछले 2 साल में हमने ट्रिपल नेगेटिव के साथ 12-13 मरीज किए होंगे न्यू एडजन में, जो पहले कीमो दिए। नियरली 7-8 पेशेंट में तो कंप्लीट रिस्पॉन्स, ट्यूमर ही था ऑपरेशन के बाद में। तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो ये क्या बताता है, ये दर्शाता है कि ट्यूमर की बायोलॉजी अच्छी है, मुझे ये पेशेंट ज़्यादा अच्छे रहेंगे ज़िंदगी भर। तो ये होता है कि तो ट्रीटमेंट में ये पैटर्न चेंज क्यों हो पाए, क्योंकि हम उस बीमारी को अच्छी से समझ पाए। पहले ऐसा था कि भाई एक ही कैंसर एक ही ट्रीटमेंट, उसी तरह से चल। अभी एक कैंसर के मल्टीपल सेक्शंस हो गए और उसके हिसाब से हम उसको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसको प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी। मुझे प्रिसिशन ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप, एग्जैक्टली ये पकड़ रहे हैं कि ये बीमारी का ड्राइवर कौन है और उसी ड्राइवर को हिट कर रहे हैं ताकि भाई वो गाड़ी आगे ना भागे। तो ये गाड़ी म्हणजे कैंसर, ड्राइवर म्हणजे ड्राइविंग म्यूटेशंस, और उसको हिट करने वाले वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दिस इज़ द वे, ये जनरल पब्लिक को बताने के हिसाब से है। पर ये मुझे लगता है कि इससे वो समझेंगे कि डॉक्टर ने, मेरे डॉक्टर ने तो कीमोथेरेपी दिया, आपके डॉक्टर ने तो टारगेट थेरेपी दिया, वो तीसरा बोलता है कि मेरे डॉक्टर ने तो इम्यूनोथेरेपी दिया। ऐसे क्यों? ये कहाँ होता है डिस्कशन? ये पेट स्कैन में होगा नीचे कहीं तो भी, या सीटी स्कॅन में पेशंट बैठे रहते हैं, या रेडिएशन में जाते तो अच्छा माझ्या डॉक्टरने तो मुझे 12 कीमो दिले, म्हणजे तुमच्या डॉक्टरने 6 कसे का दिले? म्हणजे वो पेशेंट को टेंशन आ जाता कि भाई मेरे डॉक्टर ने 6 दिए, मुझे वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं दिया। तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट्स के बहुत टाइप भी हो गए कि किसी में हम वीकली भी देते हफ्ते वाले ट्रीटमेंट, किसी को 3-3 हफ्ते वाले भी देते। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की एज, पेशेंट की क्षमता, कहाँ से आ रहा है, मॉर्बिडिटीज़ क्या है, मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये प्रैक्टिस कैसे है, साथ साथ में उसके ER/PR HER2 के स्टेटस। ये ब्रेस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे बाकी जगह पे भी है ना। जैसे लंग कैंसर में मैं जो टाटा में ट्रेनिंग लेता था तो उस समय लंग कैंसर स्टेज 4 3-4 महीने, 6 महीने, 9 महीने मैक्सिमम, उसके ऊपर जिंदा रहने ही नहीं, बिकॉज देयर वाज नो ट्रीटमेंट। राइट। आप देखोगे आप तो लंग कैंसर के पेशेंट 8-8, 9-9 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से जिंदा है, और बिना कीमोथेरेपी के, जस्ट बाय ओरल टैबलेट्स। सो दिस आर ऑल EGFR पॉजिटिव। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें समझाने के लिए कि किसी और की बातों में न आते हुए अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट देते हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से होता है, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से, है ना। सर आप इतने साल से कैंसर ट्रीट कर रहे हैं और सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट है, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है। मुझे आपसे जानना है कि बहुत सारे मिथ भी होते होंगे। हमारे यहाँ तो वो सबसे पहले उजागर हो जाते हैं, कोई भी चीज नहीं आती है, कुछ आता है तो सबसे पहले मिथ आते हैं। तो आप इतने सीनियर है और इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो कौन से ऐसे मिथ है जिसकी वजह से सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन आता है? कैंसर में तो ना फियर मिथ्स एंड फैक्ट्स। जो मेजर सबसे बड़ा मिथ जो मैंने देखा है ना कैंसर में, वो है कैंसर को छेड़ना नहीं। कैंसर को बायोप्सी करे या औजार लगाए तो कैंसर के सेल्स का फैलना शुरू हो जाता है और ये पूरे शरीर में फैल जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। इसके कारण मैंने देखा है कि पेशेंट कई बार डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते, स्टेजिंग ही नहीं हो पाती उनकी, इसके कारण कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जैसे अब आपका ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक कैंसर है, अब उसकी बायोप्सी नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहाँ से उसको कैंसर का ट्रीटमेंट दूंगा? बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड मिथ जो इसमें देखा है मैंने ना कि भी अनुवांशिकता है, मेरे घर में तो किसी को था ही नहीं तो मुझे कैसे होगा? हाँ, मेरे घर में तो किसी को था ही नहीं, डॉक्टर साहब बोले। तीसरा होता है कि भाई मेरे घर में मेरी मम्मी को तो मुझे तो पूरे चांस है। हाँ, ये ऐसे भी बहुत सारे मिथ्स है। एक्सरे नहीं करना, रेडिएशन से हो जाएगा। मैमोग्राफी करे तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि इतना रेडिएशन मिल जाता है बोले कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है बोले। ऑपरेशन करने ही नहीं चाहिए बोले, ऑपरेशन करते हो बोले तो हमारे एक मरीज थे उनका ऑपरेशन हो तो मर गए बोले। तो ये ऐसे मिथ्स बहुत रहते हैं। तो कई बार ये जो मिथ्स जो होते हैं वो समाज के लोगों में, अपने सोसाइटी में होते हैं, पर ये नहीं समझ पाते ना कि इसने जब ऑपरेशन किया था ऑलरेडी स्टेज पर हो चुका था, तो हमको उस लेवल तक आप भी करोगे तो आपके भी चांसेस वही होने वाले हैं। तो आपको यही करना है कि भाई स्टेज 1 स्टेज 2 में बीमारी को पकड़े
और उसका सही ट्रीटमेंट ले। पहले तो ये था कि नहीं भाई हम बॉम्बे नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स है जिसके कारण सीएम फंड है, पीएम का प्रधानमंत्री के फंड्स होते हैं, आयुष्मान योजना है, फिर ये जीवन दया योजना के साथ साथ में महात्मा फुले योजना से, इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट का सहूलियतें होती है, बहुत सारी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए मदद मिलती है सब हॉस्पिटल्स में। तो मेरी सलाह रहेंगी कि फंड्स इज़ नॉट ए इशू, पैसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता है इसमें, पेशेंट की इच्छा शक्ति का बहुत महत्व होता है इसमें, कि अगर उसकी कितनी क्षमता है या कितना वो जिद्दी है ट्रीटमेंट लेने के लिए। बाकी तो फंड तो हमारा अरेंज हो जाता है, फंड का इशू नहीं होता है। जनरली हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स को हम सीएम फंड भी करा के देते हैं, पीएम फंड भी करा देते हैं, तो उसको 3-4 लाख रुपए की तो मदद ऐसी मिल ही जाती है उसको। अभी आप बता रहे हैं कि सरकार या हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन सारी फैसिलिटीज से हटके आप भी एक स्पेशली गढ़चिरौली के लिए जो है वो ट्राइबल ओपीडी कैंप चलाते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि मतलब हमने जो सुना है कि आप डायरेक्टली वहां जाकर पेशेंट जहां है गढ़चिरौली में वहीं जाके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो कैसे मतलब ये पॉसिबल है? का जो सहयोग हुआ था एक्चुअली डॉक्टर बनावली है, ये टाटा हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो मेरे गुरु है और मैं उनको काफ़ी ब्लाइंड फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनके जो आप काम देखोगे तो ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड, मुझे ही इज़ सच ए जेंटलमैन। तो उनका डेरवन में एक हॉस्पिटल है, जब उन्होंने हॉस्पिटल चालू किया था मुझे उनके गुरु ने बोला था की मला इथे हॉस्पिटल सुरू करायचं आहे, तो स्वामी समर्थ के भक्त है वो, तो बोले मैं यहाँ कैसे करूँगा, ये तो ना टाटा हॉस्पिटल से 7 घंटे दूर डेरवन। बराबर। तो जब वो वहाँ गए तो पैदल जाना पड़ता था वो गाँव में, और पहले दिन 2 पेशेंट थे उनके, पर मला नहीं माहीत बोले, तुला इथेच करायचं म्हणे। तो उनकी इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने वो कंटिन्यूस मेंटेन किया, 15 साल 20 साल हो गए उसको। अब विश्वास नहीं करूँगा, अभी 400 बेड का हॉस्पिटल है, कैंसर के 2 लीनियर एक्सीलेटर है, मेडिकल कॉलेज बन गया, क्रिकेट का स्टेडियम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1 पर्सन की इच्छा शक्ति और उसकी डेडिकेशन से। तो दैट इज़ ए गुड मोटिवेशन फॉर अस ऑल कि भाई, तो ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला कि सुशील यू स्टार्ट देयर ओपीडी, उन्होंने जाके देख आया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने सोचा यार मैं कैसे जाऊँगा यार उधर, हाउ मेरा ओपीडी बंद करके जाना, वर्किंग डे में जाना, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है इसमें। तो फिर भी मेरे को 2 महीने लगे उसको समझने के लिए कि मेरे को जाना चाहिए करे। मैं सोचा एक बार जाके देखते। जब मैं जाके देखा वहाँ पे तो बड़ा ख़राब लगा मुझे कि 30-35 मरीज़ थे उस दिन कैंसर के। मैं तो शॉक हो गया, इतने सारे पेशेंट्स। तो मोस्टली देवर ऑल ओरल कैंसर, बहुत गरीब, और मुझे संभव ही नहीं है, उनको ट्रीटमेंट लेना असंभव था कहीं पे भी। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये अपने लिए शायद भगवान ने बोला है कि करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड, एंड हम हर तीसरा गुरुवार में जाता हूँ। अब 2 साल हो गए मुझे, ये मई में 2 साल हो जाएंगे मुझे वो करते हुए। इट गिव्स यू ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप होता है, और आप गढ़चिरौली के पेशेंट्स के लिए एक भगवान की तरह ही भाग के दौड़ के वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे पूछना आपसे ये है कि गढ़चिरौली एक ऐसा एरिया है जहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट का अभाव या फाइनेंशियल अभाव ऐसा नहीं है, बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप वहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट, अब तो खैर 2 साल से आप जा रहे हैं तो लोग आपको जानने लगे हैं वहाँ पर, लेकिन शुरुआत में क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? तो मुझे ऐसा लगता था, सब लोग मुझे यही बोलते थे वो नक्सलेट एरिया है, मत जा तू उधर। तो देखो कैसा ना कि हम जो करें ना वो 0.001% भी नहीं है जो डॉक्टर बंग कर रहे हैं वहाँ। जो डॉक्टर अभय बंग, अगर आप उनको देखो, उनकी सेवा देखो, तो हम उनके सामने कुछ 0 है, 0.001% भी नहीं कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ दे दी, हम तो एकदम अच्छे रोड में जा रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ पे पंखा भी लाइट भी है। उस आदमी ने तो तब शुरू किया था जहाँ पे झोपड़ा था, जहाँ पे रोड नहीं था, रोज सांप निकलते थे, लोग सांप काटने से मर जाते थे, लोगों में नरबली थी वहाँ, नरबली, उस समय नरबली होती थी वहाँ पे, तो लाइट नहीं था। तो उस समय जाके उन्होंने ऐसे इतनी सेवा की, और आज उन्होंने गढ़चिरौली में ऐसे रोल मॉडल्स किए हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट के ऐसे मॉडल्स हैं जो WHO ने अडॉप्ट किए हुए हैं पीडियाट्रिक्स के। हाँ, कि भाई नियोनेटल मोर्टालिटी, जो डेथ रेट्स, बच्चों में डेथ रेट्स कम कैसे कर सकते हैं, और कैसे जन बिरादरी लोगों को साथ में लेके कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी डॉक्टर मिलने वाले। उन्होंने गाँव के लोगों को ट्रेन किया कि भाई सांस फूल रही है, बुखार आ रहा है, तो क्या करना, तो ये दवा दे देना, पहला डोज सेप्ट्रॉन का दे दो। ये कितनी बड़ी सोच है, और उसके कारण उन्होंने डेथ रेट्स को नियरली 1500 से 50 या 100 पे ला लिया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते जो कि रिमार्केबल है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी न किसी फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर करनी है। आपका जो एक्सपीरियंस है, टाटा मेमोरियल में आपने काम किया है, एम्स से भी आप जुड़े रहे, नागपुर में आप काम करें और गढ़चिरौली में भी,
3 अलग अलग जगह हैं, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ हैं, सब हैं। आपको क्या लगता है कि इतना, आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए, कि कहाँ कम पड़ रहे हैं हम, कैंसर हम पर हावी होता जा रहा है, तो हम एज अ सोसाइटी कहाँ कम पड़ रहे हैं? हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वो है। अब आप देखोगे न्यूजीलैंड 60 लाख पॉपुलेशन, नागपुर जितना तो है, और हम देश देखोगे तो 140 करोड़। पिछले जो इलेक्शन था ना 2019 का, उसमें पूरा एक ऑस्ट्रेलिया बन के न्यू वोटर्स थे हमारे, जितने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन उतने न्यू वोटर्स थे। यू कैन अंडरस्टैंड द वॉल्यूम। तो इतना बड़ा वॉल्यूम है, इतने बड़े वॉल्यूम में हमारे रिसोर्सेज कम पड़ना ही है, समझ रहे हो? क्योंकि इतने बड़ी संख्या में जो भी जिस तरह से गवर्नमेंट काम करे, इट इज़ ट्रिमेंडस। आप देखोगे कि कभी देखा ही नहीं होगा इतने लेवल पे, बड़े लेवल पे काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। हर जगह, हर चीज़, हर जगह, हर छोटे से छोटे तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पर क्या इसी भी गवर्नमेंट का ही रोल है? ऐसे समाज, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे सोसाइटी, क्या उनका रोल नहीं है इसमें? डेफिनेटली, क्योंकि ये हमको सबको जो यथाशक्ति, समझ रहे बात को, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जब ये सब एक मिल लेंगे ना, तब जाके मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस भी बढ़ेगा, ट्रीटमेंट के सहूलियतें भी होंगी, और सोसाइटी। और इसमें क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है धर्मगुरु का भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं कहीं जब अगर धर्मगुरु कुछ बोलते हैं ना, तो वो कुछ लोग उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो अगर ये धर्मगुरु भी अगर बोले कि भाई तंबाकू हमारे इस केस में नहीं, ये मना ही है हमारे धर्म में, तंबाकू खाने से तुम्हारा जो भी अमाउंट, जो भी XYZ हो सकता है, तो तुमने नहीं लेना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा रादर दैन पब्लिक। टीवी पे तो लोग सुनते ही नहीं उसको, इतने बड़े बड़े फोटो लगा रहते तो भी कोई देखता थोड़ी उसको। तो ये भी एक चीज़ है जो अवेयरनेस का पार्ट है, जिसको अनटैप्ड अवेयरनेस है। अगर इसके थ्रू भी करो, आप देखो मिश्रा जी आए थे, भी 10-12 लाख तो लोग थे वहाँ पे दिन भर में। तो अगर वैसा बंदा अगर बोलता है कि भाई ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आज ही भगवान की कसम खा के आप छोड़ दीजिए, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। एक तरीके से इंस्पिरेशनल थॉट अगर आप देते हैं, तो शायद हमारी सोसाइटी जल्द से जल्द कैंसर फ्री हो सकती है। जाते जाते वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में कोई एक अगर मैसेज आप दे सके हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। स्वस्थ रहो, खुश रहो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। अवेयर रहो, आपके शरीर आपको बार बार सिग्नल दे रहा है ना, कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है, मेरे मुंह में छाला है, आवाज़ में फ़र्क है, बार बार खांसी हो रही है, खांसी में खून आ रहा है, पेशाब में ब्लीडिंग हो रहा है, संडास में से खून जा रहा है, वजन कम हो रहा है, ये सिग्नल्स है। इसको नज़रअंदाज मत करो, और सही सलाह सही एक्सपर्ट से लो। और सलाह लेने में कोई गिल्ट नहीं है कि भैया तुम सलाह ले रहे हो तो कोई गलत काम कर रहे हो, पर इससे ये ज़रूर होगा कि भाई आपके जो अंदर में अगर बाय चांस कोई बीमारी है या कुछ है, तो हो सकता है कि उसका सही निदान हो सकता है, जल्दी निदान हो सकता है, और यही बहुत बड़ा स्टेप रहेगा क्यूर के लिए। तो दैट मीन्स स्टे अवे फ्रॉम द बैड थिंग्स, मेक, खुद के शरीर के बारे में अवेयरनेस रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करो। बच्चों में सर्वाइकल वैक्सीनेशन जो अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कल लॉन्च किया हुआ है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रूप में इसका भाग लीजिए, और अपने यंग जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं 11 से 15 गट के बीच में, उसको ये HPV वैक्सीन का ज़रूर लाभ दीजिए, ताकि वो सर्वाइकल कैंसर से बच सके। और साथ साथ में अवेयरनेस जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसको कंटिन्यूस सोसाइटी में अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जैसे आपने शुरुआत में कहा था, वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते ही इसलिए कि ताकि कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैला सके, और आपने जो जानकारी दी है वो अवेयरनेस के साथ साथ एक मोटिवेशन भी है, जल्द से जल्द अपने जो चेंजेस आप बॉडी में पाते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें और ट्रीटमेंट हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नमस्कार।